इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में बड़ी नाजुक सूरत हाल है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो बड़े डिवाइडेड हैं। इमरान खान को पिछले 2 सालों से जेल में बंद किया हुआ है और फ़ोनी किस्म के मुकदमों में। नाउ आई नो कि जो खान साहब की मदीने की रियासत और इस्लामी टच वाली जो पॉलिटिक्स थी, वो मेरी नज़र में वो बड़ी नाइव पॉलिटिक्स थी। वही वाली पॉलिटिक्स जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी कि हमारा आइन आज से 1400 साल पहले लिखा जा चुका है और ये वो इन लोगों को इस्लाम का कुछ नहीं पता। उसी तरह खान साहब को भी इस्लाम का कुछ नहीं पता और थोड़ा-सा उसको पश्तून कल्चर से वो मिक्स कर देते हैं और वो समझते हैं कि हाँ, वो ये इज़्ज़त और गैरत वाला कल्चर है। थोड़ा-सा उसको सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर सारे पाकिस्तानी मुसलमान रखते हैं, इवन लिबरल मुसलमान भी रखते हैं। लेकिन उसके अगर हम देखें कि जितने भी मुल्कों में इस्लाम ऊपर आता है या इस्लामी तर्ज की हुकूमत आती है, इस्लामी क़वानीन आते हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाती है और वहाँ पे बर्बरियत फैल जाती है। और आप उसी तरह देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक ऐसा आर्मी चीफ़ आया जो हर बात-बात में अरबी में पहले कुरान की आयत सुनाता है, एक तरीके से लोगों को इम्प्रेस करता है कि मैं हाफ़िज़ हूँ। और ज़ाहिर बात है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, उनको इस्लाम का कुछ नहीं पता, उनको सब पता। और लेकिन पता नहीं कैसा कुछ पता है, मुझे नहीं पता उनके ऊपर करप्शन की जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, वो सच्चे हैं या प्रोपेगेंडा है, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो करप्ट नहीं भी हैं, वो मॉरली करप्ट हैं। क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की दो कौमी नज़रिए को वो सुपीरियर आइडियोलॉजी कहते हैं, ये तो या तो डिल्यूजन है या आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। तो एक तरफ पाकिस्तान के बहादुर अफ़वाज भारत के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जानों के नज़राने पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी जो पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है, हमें पता है, ये तो अपने मुँह से कहते हैं कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है कि आधी अफ़वाज पाकिस्तान करते हैं और आधी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बल्कि सिलेक्टेड लीडर्स हैं, वो करते हैं। तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो हाल किया वो सबको पता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अब ज़रा देखें, एक तरफ जंग लगी हुई है सो कॉल्ड, बड़ी कशीदगी है, पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, गद्दार हर तरफ हैं और दूसरी तरफ ही इज़ डबलिंग डाउन। जो मई 9 को जो रायट्स हुए थे, उस पे वो डबल डाउन कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कह दिया है कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जिन्होंने राइट्स में हिस्सा लिया था, वो उनकी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगी। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या होता है जी? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का जो आइन है, जैसा भी आइन है, जिसकी ये धज्जियाँ उड़ाने में इन ये अपने मुशर्रफ साहब अपने मुँह से कहते थे कि क्या मुल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आइन तो जैसे एक पीस ऑफ पेपर होता है। तो ये इनकी साइकी में आइन की कोई वैल्यू नहीं होती। और जिन मुल्कों में आइनों की वैल्यूज़ होती हैं, आप उन मुल्कों को देख सकते हैं। या यानी यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जाता है कि जो मोस्ट सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, अमेरिका के कल्चर में, उनकी आवाम की साइकी में, उनके पॉलिटिशियंस की साइकी में, वो उनकी एक तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अपने बगल में अपने शातिर दुश्मन भारत को भी देख लें, वहाँ पे कभी कोई आर्मी चीफ ने कभी सोचा भी नहीं टेक ओवर करने का और जैसी भी उनकी डेमोक्रेसी चलती आई, वो चलती रही और आज देख लें कि उनकी दुनिया में इज़्ज़त है। इस वक़्त पाकिस्तान का नैरेटिव कोई भी नहीं मानता क्योंकि उन्हें पता है कि 140 के 30 यूएन के डेज़िग्नेटेड दहशतगर्द या दहशतगर्दों की तंज़ीमें किधर हैं? पाकिस्तान में हैं। भारत में क्या कुछ भी नहीं है। आप लाख पीटते रहें कि वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपकी कोई नहीं इस वक़्त सुन रहा। अभी मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ, आई मीन ही इज़ सो इनक्रेडिबली स्टूपिड और वो स्टूपिड इसलिए क्योंकि ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनका कोई मेरिट नहीं है। उसको अभी सीएनएन पे धोया उन्होंने कि उसका क्या नाम है उस एंकर का? वो धो रही है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने जहाज़ गिराए हैं? तो वो आगे से कह रहा है सोशल मीडिया। आई मीन ये वही आदमी है जो भी कह रहा था हमने तो काले कारनामे डर्टी वर्क किया है वेस्ट के लिए, पहले 3 डेकेड से हम करते आए हैं। एक में कहता है कि हम एटमी जंग कर देंगे और बाद में फिर उन्होंने इसकी छितरपोला किया। उसी के बॉसेस ने रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बुला के उसकी खूब सरज़निश की उनकी। तो मुझे हैरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान में हर चीज़ 2 नंबरी है। हमारे पाकिस्तान के जो कम्युनिस्ट हैं, वो भी अल्लाह पे बिलीव करते हैं। आई मीन ये
कम्युनिस्ट तो वो लोग होते हैं यानी कोई सारे कम्युनिस्ट जो होते हैं वो एथियस्ट होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, आई ऑफ कोर्स आई डिस्पाइज मार्क्सिज्म एंड नॉट ओनली जस्ट द इकोनॉमिक वैल्यूज बट आल्सो द सोशल वैल्यूज। और वेस्ट में जो बेड़ा गर्क हुआ है, आई जेन्युइनली बिलीव कि ये फार लेफ्ट की और मार्क्सिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग है या पॉलिटिक्स है जो उसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है पूरी दुनिया का। लेकिन पाकिस्तान के लिबरल्स भी वैसे ही हैं, जो पाकिस्तान के लिबरल्स जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि इंडिया के लिए बड़ा सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं, वो भी पता नहीं शायद उन्हें गुस्सा है कि उनके चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं। इट कुड बी द रीज़न, और मे बी जज्बा हुब्बुल वतनी भी एक चीज़ होती है। तो वैसे जज्बा हुब्बुल वतनी में सरशार हो के इंडिया को गाली गलोच बुरा भला कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि अगर कोई जंग जैसा माहौल हो तो आप खुल के सपोर्ट करें एक ऐसे मुल्क को जो आपके मुल्क की सालमियत को के ऊपर अटैक कर रहा हो। मैं नहीं कह रहा कि आप मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएं या इंडिया भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएं। आप, और स्पेशली आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते। लेकिन आप वही हो जाएं जो आपकी बहादुर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई परवाह नहीं है आपकी। फेयर इनफ। यानी जिन लोगों ने ये अजीब डाइकोटमी इन्होंने क्रिएट कर दी है कि या तो आप हम पाकिस्तान से लॉयल हैं या आप पाकिस्तान के गद्दार हैं, और अगर आप पाकिस्तान के लॉयल हैं तो इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का आइन तोड़ा है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के वफादार वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाएं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की हमेशा से धज्जियां उड़ाई हैं, या गद्दार वो लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए? और ये मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं जो ये बात कर रहा है, ये जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है ये सारे एक वक्त में कहते रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी मिल गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पीटीआई मिल गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पीएमएल इनको बुरा भला बोलेगी। यही जो ख्वाजा आसिफ है, इसने इसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होके ये कहा हुआ है कि ये कैसी फौज है जो भारत के आगे इन्होंने सरेंडर कर दिया। पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़ा होके, जब इमरान खान की हुकूमत थी। और अब आप इमरान खान के भी देख लें, उनके जो चाहने वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हमेशा से मुल्क की आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन ये कभी इकट्ठे हुए नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज, आई जेन्युइनली बिलीव कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी एक हमाकत थी कि वो नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे पड़े रहे, चाहे वो जैसा भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जैसी भी उन्होंने गलत हरकतें की हों, करप्शन वगैरह की हों। दुनिया की कोई आप डेमोक्रेसी मुझे ऐसी नहीं बता सकते जिसमें जब वो एवोल्यूशन से गुजर रही होती है, जब वो एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस से गुजर रही होती है, जब तक वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं बनती, वहाँ पे करप्शन नहीं होती। क्यों? उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसीज में रूल ऑफ लॉ को बनाया जाता है और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने मुल्क का, अपनी आवाम का एक जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है उसको उठाते हैं आप, और उसको उठाने में आपको 2-2 3-3 जनरेशंस लग जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में चूंकि कभी डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। मुझे याद है पीपल्स पार्टी वाले कहते होते थे, मुझे भूल गया अब उनका नाम, अम, हाँ, कायरा साहब कहते होते थे जब यूसुफ रजा गिलानी को इस्टेब्लिशमेंट वाले नवाज शरीफ के साथ मिल के उतार रहे थे, तो वो कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। लेकिन जब इनके मुंहों में वो कोई लड्डू डाल देते हैं छोटे छोटे, तो ये डेमोक्रेसी को भूल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज्जत दो, और उनका भाई किस तरह आया, ताकत नहीं, सबको पता। तो ये मैं गद्दारी नहीं कर रहा, सच्चाई के साथ खड़ा होना गद्दारी नहीं है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों में की हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, मुशर्रफ ने कहा, आपके ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल लीडर ने भी ये बात की, इमरान खान ने भी ये बात की हुई है कि हमने ये दहशतगर्दियां करवाई थी, अब हम नहीं करवा रहे। हमेशा ये यही कहते रहते हैं। तो हमें पता है ये पाकिस्तान की तारीख में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितने मर्जी करप्ट क्यों ना हो नवाज शरीफ या जरदारी, उस वक्त जरदारी सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब मुंबई हुआ था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने आज तक कभी भी अपनी फौज को या आईएसआई को ये कहा होगा कि इंडिया में जाके आप दहशतगर्दी करें या ये कुछ शरारत करें। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके पीछे कौन होता है हमेशा से, हम सबको पता है इसके पीछे कौन होता। तो कब आएगा वो वक्त कि ये कहें कि हाँ भाई अब हमने ये नहीं करना कि हम ड्रामेबाजी के लिए कह रहे हो जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, नहीं अब हम दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। जरा देखें कितनी मजे की बात है कि एक तरफ आप पूरी दुनिया को चीख चीख के कह रहे हैं कि हम तो विक्टिम हैं दहशतगर्दी के, और दूसरी तरफ ये जो अभी बच्चे मरे हैं, ऑब्वियसली एक अफसोसनाक बात है, उसके अंदर चाहे मसूद अजहर के फैमिली वाले क्यों ना मरे हो, उसमें भी कोई जी शऊर इंसान
बच्चों के मरने पे या ऑर्डिनरी सिविलियंस के मरने पे खुशियां नहीं मना सकता, तो मैं खुशी नहीं मना रहा। ऑब्वियसली उन्होंने, इंडिया ने अपने तौर पे जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उन्होंने उनको टारगेट किया है। मैं तो बल्कि समझ रहा था कि शायद वो किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी करेंगे कि वहाँ, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम सिर्फ दहशतगर्दों के नहीं, जो बल्कि उन दहशतगर्दों को प्रोड्यूस करते हैं हम उनको भी टारगेट करें तो करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहे थे कि शायद वो कह रहे हैं कि ये सारी बात है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे फिर वर्दी है। तो शायद बहुत सारे लोग समझ रहे थे ये उनको भी टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये चीख चीख के कह रहे हैं देखें जी सिविलियंस मर गए, वही बिल्कुल मुझे लगता है ये इन्होंने हमास की प्लेबुक से इन्होंने लिया है कि पहले 7 अक्टूबर कर दो, मारो जाकर निहत्थे सिटीजन्स को, और फिर जब वो रिटेलिएट करेंगे तो हमने बस सिविलियंस का रोना धोना मचा देना। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग कि उसमें सिविलियंस मरे हैं, मासूम लोग मरे हैं। ऑब्वियसली ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप जरा देखें कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमने, हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ खुल के पूरी दुनिया के सामने, कैमरों के सामने इनका नमाज जनाजा कौन पढ़ा रहा? हाफिज अब्दुल रऊफ, जिसको यूएस ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, लश्कर तैयबा का वो दहशतगर्द है। ये सारे मौलवी जो इकट्ठे हुए हैं साथ, शाना बशाना, कौन है साथ? वर्दी वाले कौन है साथ? ये लोग कौन है? और आप दूसरी तरफ दुनिया, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि दुनिया आपका चूना नहीं खरीदती। कोई नहीं आपकी बात मानता, चाहे आप जितना मर्जी चीख चीख के कहें कि नहीं जी हम तो ये सारी भारत का फॉल्स फ्लैग है, ये ड्रामेबाजी है, ये फ्रॉड है हमारे साथ वगैरह वगैरह, आप जितना मर्जी कह लें। आपके अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? द बॉय हु क्राइड वुल्फ। आप चाहे जितना मर्जी रो लें, ये नहीं होगा। तो मैं अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दूं। मुझे बड़े लोग कह रहे हैं कि वो जी आप, और इंडिया वाले भी बहुत सारे लोग मेरी ट्वीट्स के नीचे कह रहे हैं कि क्या आप इंडिया के साथ हैं? मैं सिर्फ इस वक्त सच के साथ हूँ। ये जो बचपन से हमें, मेरी पूरी जनरेशन इन्होंने ज़ाया कर दी। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी, एक तो मज़हब की ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने हमें लगाए रखा। हमें पता, यानी ऐसा जी परफेक्ट मज़हब है, ये है वो है, कूड़ा फेंकती थी, और जब पढ़ा खोल के देखा तो सब कुछ झूठ है। कोई इल्म हासिल करने चाहो चाहे चीन में क्यों ना जाना पड़ जाए, झूठ। झूठ के ऊपर बड़ा रहम दिली वाला मज़हब है जी। उधर पता चल रहा है एक दिन में 300-300 यहूदी बच्चों समेत उनकी गर्दनें उतारी जा रही हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। सारा झूठ हमें सिखाया। और दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो यानी एक ये ये सबको पता है। पिछले 7 सालों से मेरे जो व्यूज़ हैं वो दुनिया के सामने हैं। आप पुरानी वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। बल्कि भी कुशल से मैं बात कर रहा था, जब पुलवामा हुआ था, तो इवन कुशल वाज़ सेइंग कि यार तो उस वक़्त बड़ा यानी प्रो पाकिस्तान था, और मैं उस वक़्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगेन अंदर से मेरा उस वक़्त स्टांस यही था, नहीं अब हम ये ऐसी हरकतें अब नहीं करते, हम पहले करते थे, अब नहीं करते। लेकिन पुलवामा के बाद भी देख लें, ये काम रुक ही नहीं रहा। तो एवोल्यूशन होती है। तो मैं सिर्फ सच के साथ खड़ा हूँ, और ये जितनी दहशतगर्दी और ये जो इन्होंने गलत काम किए हैं, अगेन यहाँ तो होता ना, सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे होते, हम आंखें बंद कर लेते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, जमहूरियत फैल रही है। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर जमहूरियत फैल रही होती, डेमोक्रेसी फैल रही होती, तो ये जो लोग ये हरकतें करते हैं, ये हैं फॉल्स फ्लैग। ये इनको कोई, शहबाज शरीफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ये नहीं कहा होगा कि हाँ जी जाएं ये हरकत करें, बल्कि उनके बेचारों की जान हलक में आ जाती हैं जब उन्हें पता चलता हो यार फिर से ये काम हो गया, अब हम क्या दुनिया का। लेकिन क्योंकि उनके मुंह में उन्होंने लड्डू डाले हुए हैं, इसलिए वो, जाहिर बात है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह जैसे जब मुशर्रफ ने कारगिल किया था, तो नवाज शरीफ का बयान पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट पड़ी हुई है कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि जब ये हुआ, मैंने कहा लो जी ये फिर हो गया। और फिर जब वो उधर से उन्होंने जब पिटाई की कारगिल में, तो मुशर्रफ ने कहा चलें जाके बिल क्लिंटन के जी आप पैर पकड़ लें। बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है ये वाकया। तो इसका मतलब ये है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क में। आइन ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको कोई भी रोन दे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। हालांकि ये जो पाकिस्तान का जो आइन है, मैं तो कि पहले आइन की शिक है, इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो इस्लाम, कुरान और सुन्ना के मुनाफी हो, यानी कुरान और सुन्ना की टीचिंग्स के अगेंस्ट हो। मेरे नज़दीक तो वो वाली शिक ही निकाल देनी चाहिए। स्टेट के मामले में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें तभी होंगी जब आपके मुल्क में कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ तो होगी, जिसके ऊपर डिबेट तो होगी, लोगों के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा। जब ये हिंदू लड़कियों के वाकयात होना शुरू हुए, जब ये डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात सोशल मीडिया पर डिस्कस होना शुरू हुए, तब पार्लियामेंट ने उनमें चेंजेस करने की कोशिश की उन्होंने। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल इमरान खान लाया, वो भी सिर्फ इस्लामाबाद में था, बाकी जगहों पे नहीं आया। और कई लोग तो कहते हैं इमरान खान वाजंट इन फेवर ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस बिल। हिंदू लड़कियों को मजहब
تبدیل کر کے چھوٹی بچیوں سے شادیاں کر لی جاتی ہیں. اس کے اوپر بھی بل 4 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے لانے کی کوشش کی سندھ میں, لیکن اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ملے تھے, اور ملے کے پیچھے کون؟ وردی. ان کو لفافے دیے جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اور یہ اتنی پیراڈاکسیکل سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو وردی والے ان کو کیا ملوں سے لگے. یعنی آپ وسکی پیتے ہیں, آپ انجوائے, یہ حافظ نہیں کرتے, آپ وسکیاں پیتے ہیں, آپ انجوائے مستیاں کرتے ہیں. وہ جو پچھلے باجوہ صاحب تھے ان کی تو رنگ ریلیاں پوری دنیا میں مشہور تھیں. تو آپ کو کیا ان کے ساتھ, وائی آر یو ان بیڈ ود دیز پیپل؟ وہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جو سویلین لیڈرز ہیں ان کی کمر کسنی ہوتی ہے. جب یہی خواجہ آصف, جب احسن اقبال, جب وہ فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا, رانا ثناء اللہ, یہی لوگ گئے تھے خادم حسین کے پیر پکڑنے کے. جی کلمے پڑھ پڑھ کے گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ فیض آباد کا دھرنا اس لیے ہوا تھا کہ جو آئین, جو آپ کا حلف ہوتا ہے, جو آپ کی اوتھ ہوتا ہے, اس کے اندر سے انہوں نے یہ شک نکال دی تھی کہ میں حضرت محمد کو آخری نبی مانتا ہوں. تو یہ مولوی پاگل ہو گئے, یہ جو جی قادیانیوں کو بیچ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو جب انہوں نے دھرنا کیا کہ یہ بل کو شوٹ ڈاؤن کر دیا, تو اس وقت کے فوجیوں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو ان کو کیش دے رہے ہیں. بندہ پوچھے کہ فوجیوں کو کیا لگے کہ یہ جو احمدیز ہیں, ایون جو پچھلے باجوہ صاحب تھے ان کے اوپر بھی الزام لگ گیا تھا کہ یہ, کیونکہ اس وقت باجوہ کی حکومت, وہی آرمی چیف تھے, تو اس کے اوپر لگ گیا کہ یہ اس نے کروایا کیونکہ یہ. تو یہ سارا ہائیبرڈ, یہ عجیب 2 نمبر سا چکر ہے, اس کے اندر لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو یہ میں غداری نہیں کر رہا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنا نظریہ پیش کر دوں کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور میرا جو اختلاف ہے عمران خان کے ساتھ پچھلے 4 سالوں میں 5 سالوں میں کافی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس میں نے عمران خان کی خوب کھلی اڑائی ہے. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اس کو مہذب دنیا کے دائرے میں لائیں. اور مہذب دنیا کے دائرے میں کون سے ملک ہیں؟ وہی جہاں پہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. یہ اس طرح کی للو پنجوئی جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ ڈیفینس منسٹر کو بلا کے ادھر GHQ میں لے جا کے چھتر پولا کیا جا رہا ہوتا ہے, پھر اس کو آگے کر دیتے ہیں کہ چلو جی تم جواب دو. یہ چیز رکنی چاہیے. یہ تبھی رکے گی جب جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ والٹیر نے کہا تھا میرا خیال کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر کون حکومت کر رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ کس کو تنقید نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ جو ایتھیزم کا جو یا ایکس مسلم کی جو ایکٹیویزم جو میں بڑے عرصے سے کر رہا ہوں, مجھے کبھی اسٹیٹ کی طرف سے دھمکیاں نہیں آئیں. لیکن جب آپ ان کے خلاف بولتے ہیں تو پھر آپ کو دھمکیاں بھی آنے لگ جاتی ہیں. تو دیکھ لیں کہ پھر آپ کس کے اوپر, یعنی اسلام کے اوپر آپ تنقید کر لیں, ٹھیک ہے چلو جی, کوئی خود ہی کوئی سر پھرا مولوی ٹھیک کر دے گا اس کو, لیکن ادھر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جب آبویسلی ملینز آف ڈالرز کی کرپشنیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں انڈیا کے جو آرمی چیف ہوتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں, وہ دلی کے فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے کئی لوگوں ان کے آرمی چیف کے ہمیں نام بھی نہیں پتا ہوتے, ادھر ہمیں سب کا پتا. مشرف کے بعد جتنے آئے, کیا نہیں آیا, راہیل شریف آیا, پھر باجوہ آیا, اور اب یہ حافظ صاحب. تو یہ کوئی غداری نہیں ہے. آئین کی بالادستی کی بات کرنا, اس میں کوئی غداری نہیں ہے. عمران خان کو رہا کروانے کی جو ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی غداری کی بات نہیں ہے. ڈیموکریسی کو, صحیح ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کرنا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ کریں, یہ ریٹیلیٹ کریں, انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں, ان کی آنکھ پھوڑ دیں, اور پھر پتہ چلے گا کہ ان میں کتنی ہمت ہے. پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ خوب ادھر سے ٹکا کے پھر وہ کریں کہ ہاں بھائی اب کیا کریں, کیونکہ یہ پھنس جائیں گے. انہوں نے تو آپ کے دہشت گردی کے اڈوں پہ حملہ کیا نا, جو وہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اڈے ہیں. مسعود اظہر کوئی عیدی ویلفیئر سینٹر نہیں چلاتا تھا. مسعود اظہر کا سب کو پتا. جب ایئر انڈیا کا جہاز 99 میں یا 2000 میں جب ہائی جیک ہوا تھا, کابل چلا گیا تھا, تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ مسعود اظہر کو چھوڑو. مسعود اظہر کو انڈیا نے چھوڑا, اور وہ کدھر گیا؟ سیدھا پاکستان میں آیا. اور اب کہہ رہا ہوں, یہ پاکستان کہتا رہا بڑے عرصے سے. دیکھیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ سے, کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ جو لبرلز ہیں اس وقت, جو ان کے گانے گا رہے ہیں, جس بھائی حب الوطنی سے سرشار ہو کے, یہ آج تک ڈینائی کرتے آئے کہ مسعود اظہر تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے. اب اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ اس کے 10 فیملی والے مر گئے ہیں ان آپریشنس میں. تو جھوٹ, ہر چیز جھوٹ. اس لیے جب انہوں نے کہا 5 طیارے گرا دیں, مجھے تو ان کی کسی بات پہ بائی ڈیفالٹ whatever they say I believe the opposite unless it has been verified by international یا independent media. مجھے کوئی شوق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ ہم سے بولے ہیں, اتنے جھوٹ بولے ہیں. آپ سے کوئی 3-4 دفعہ جھوٹ بول لے تو 5ویں دفعہ آپ کو اس کی بات پہ شک ہو جاتا ہے. انہوں نے تو پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں,
اور ہمیں کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہمارے پر بات نہ کریں. ایسا نہیں ہوگا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ریٹیلیٹ کریں اور انڈیا کو بھرپور موقع ملے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام مرے. مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو آپ کی عوام کو مارنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نے کسی ملک کو ملیٹریلی ہرانا ہوتا ہے تو آپ ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ غزہ والا چکر. غزہ کی ریالٹیز اور ہیں. غزہ چھوٹی سی کچھ میلوں کی پٹی ہے, وہ اس کے اندر وہ ہیومن شیلڈز یوز کرتے ہیں. یہاں پہ اگر کسی ایئر بیس کے اوپر یا کسی ہیڈ کوارٹر کے اوپر مارا جاتا تو لگائیں آپ وہاں پہ اپنے اینٹی میزائل ایئر ڈیفینس سسٹم لگائیں آپ. سنا انہوں نے جتنے میزائل پھینکے ان کے سارے لگ گئے. اور دوسری طرف بس یہ بار بار وہی شور مچائی جا رہے ہیں, ہم نے ان کے طیارے گرا دیے, یہ کر دیا. اگر کوئی ایک آدھا گرا بھی دے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنگوں میں جہاز گرتے ہیں, اگر گرا بھی دے کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اینی وے میں اس وقت سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ان کو بھارت اگر ملیٹریلی امبیرس اور ہیوملیٹ کرتا ہے تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا اپنی عوام کو ڈنڈے مارنے کا. اپنی یہ جو 9 مئی کے جو سو کالڈ رائٹس ہیں جس میں انہوں نے ملٹری کی ٹرائلز کرنی ہے, کوئی کیمرہ نہیں جائے گا, کوئی اندر کچھ نہیں پتا ہوگا انہوں نے کیا دینا ہے, کیا کس قسم کی سزائیں دینی ہیں. یہ عمران نیاز خان کو 6 مہینے غائب رکھا تھا, اس کو توتلا کر دیا تھا. وہ شہباز گل کو اس کو کرنٹ مارے تھے, اور اب یہ جی ہم کھڑے ہو گئے جی جذبہ حب الوطنی سے سرشار. تو پھر ٹھیک ہے, وہ جب آپ کو جب آپ کے اوپر جو لوگوں نے زنجیریں ڈالی ہوں, آپ کے ماسٹر آقاؤں نے جو زنجیریں ڈالی ہوں, آپ کو وہ اپنا زیور لگنے لگیں گے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.